हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 9 है। 8 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट की पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एमपीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, लेखपाल, टेट एंड सीटेट, तो आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात की जा रही है पीट मृदा के विकास की, कि कौन सा क्षेत्र जो है कि पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। तो देखिए, पीट मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो पीट मृदा या दलदली मृदा, दोनों बात एक ही है। पीट मृदा को ही हम दलदली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नम जलवायु में ये मृदा बनती है, ठीक है। नम जलवायु में जहाँ भारी वर्षा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मृदा जो है कि इस मृदा का विकास होता है, ठीक है। देखिए, इस मिट्टी में जो है कि जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। और कमी किस किस चीज़ का होता है इसमें? तो इसमें पोटास और फास्फेट की कमी होती है, ठीक है। देखिए, इस मिट्टी में फेरस आयरन होने से इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। और ऐसी मिट्टी में धान उगाया जाता है और मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मिट्टी होती है इसका निर्माण जो है कि कैसे होता है? तो नम जलवायु में, ठीक है, मतलब कि भारी वर्षा हो और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र होता है, वहाँ पे इसका विकास होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में सोलास वन निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, पालिनी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। देखिए, बात की जा रही है सोलास वन, इनमें से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें अन्नामलाई की, ठीक है, तो अन्नामलाई हो या पालिनी हो या फिर नीलगिरी पहाड़ी हो, ठीक है, इस पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं ना, उसी को हम सोलास वन के नाम से जानते हैं, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसी को हम जो है कि ये सोलास वन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसमें जो है कि मग्नोलिया, लैरल, बैटल और सिनकोना, ये मुख्यतः ये वृक्ष होते हैं ये सोलास वन में। तो ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कौन सा है? तो ये आपका पहला हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों उद्गम स्थल से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से, झेलम नदी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से, सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से। देखिए, जो नदी दिया गया है और उसका उद्गम स्थल दिया गया है, इससे संबंधित जो है कि गलत युग्म आपको बताना है कि गलत युग्म की कौन सा है इसमें। तो अगर रामगंगा नदी की बात करें हम, तो ये नैनीताल के निकट से ये निकलती है और ये उत्तराखंड में जो है कि पौड़ी गढ़वाल ज़िले के ये है आपका धूता तोली पहाड़ी से, ठीक है। धूता तोली पहाड़ी से ये जो है कि इसका उद्गम होता है। ब्यास नदी की हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है ये, ठीक है। और झेलम नदी की हम बात करें तो ये जो है कि आपका मानसरोवर के निकट राकसताल से नहीं निकलती है। ये जो है कि जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील बोल सकते हैं या बेरीनाग झील बोल सकते हैं, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। मानसरोवर के निकट राकसताल से नहीं है। देखिए, मानसरोवर के निकट राकसताल झील से जो है कि किसका उद्गम स्थान है? तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थान है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तो ये गलत युग्म कौन सा है? ये सी ऑप्शन आपका गलत है। बाकी ए, बी एंड डी सही है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? मलयगिरी, डोडा बेटा, अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी। देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नाईमुडी, ठीक है। ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पे? तो ये पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपका 2695 मीटर,
ठीक है, 2695 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर बात करें हम दूसरी सबसे चोटी मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी का, तो वो है आपका डोडा बेटा। इसका जो है कि कितना ऊंचाई है, तो इसका 2637 मीटर है। ठीक है, 2637 मीटर। और ये कहाँ पे है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये जो है कि आपका 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी पूर्वी घाट का। अगर पूर्वी घाट के पहली बात करें कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम। तो ये है आपका 1680 मीटर। ठीक है, पूर्वी घाट का। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में से गलत युग्म बताइए। देवी बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, चौरसिया नृत्य, कुशीनगर। देखिए उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उसमें से ये गलत युग्म बताना है। देवी लोक नृत्य ये जो है कि बुंदेलखंड में ही यहीं की है ये। कार्तिक ये जो है कि बुंदेलखंड की है। देखिए ये कार्तिक माह में जो नर्तक होते हैं वो श्री कृष्ण और गोपिया का रूप धारण करके ये करते हैं। ठीक है, नटवरी की हम बात करें तो ये जो है कि अहिर समाज के लोगों द्वारा किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और चौरसिया नृत्य की हम बात करें तो ये कहाँ पे, तो ये कुशीनगर में नहीं होता है, ये होता है आपका जौनपुर के कहारों के द्वारा ये किया जाता है नृत्य। तो ये गलत कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन ये गलत है। निम्न में से कौन सी फसल सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। टमाटर, मिर्च, बैगन, फूल गोभी। देखिए किस कुल की फसल की बात की जा रही है, तो सोलेनेसी कुल की फसल से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है इसमें से। तो देखिए सोलेनेसी कुल की फसल जो है कि कौन कौन होती है, आलू है, बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, ये सब जो है कि सोलेनेसी कुल की फसल है। ठीक है, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो फूल गोभी जो है कि सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो ये क्रूसीफेरी कुल का ये फूल गोभी है। किससे, तो क्रूसीफेरी कुल का। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बीरबल साहिनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, हैदराबाद। देखिए बीरबल साहिनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए बीरबल साहिनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान इसकी स्थापना जो है कि 1949 ईस्वी में किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और ये भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अंतर्गत ये आता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ये जो है कि CSO के द्वारा की जाती है। देखिए CSO का स्थापना जो है कि कब हुआ था, तो इसका गठन जो है कि 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये संगठन के संस्थापक जो है कि PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस CSO इस संगठन के संस्थापक कौन थे, तो PC महालनोबिस थे। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो इसका जो है कि नवंबर 1951 में किया गया। नीति आयोग ये बहुत नया है, ये 1 जनवरी 2015 में किया गया था, ये मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, जब इनकी सरकार बनी तो ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो है कि 1 अप्रैल 1935 में किया गया था इसका। भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए बात की जा रही है समपोषणीय विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो ये अपनाया गया आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन आपका सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये थी आपका 1969 से 74 तक। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें हम तो ये 1956 से कब तक थी, तो ये 61 तक थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1961 से ये थी आपका 66 तक।
ठीक है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक थी। ठीक है, देखिए ये लिखा गया है कि संपोषण या विकास, ठीक है, कि इसका जो है कि लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। संपोषण या विकास का मतलब हम समझ लेते हैं, सतत विकास आप लोगों ने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उसी को हम संपोषण या विकास के नाम से भी जानते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बात करें, सतत विकास या संपोषण या विकास का मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों के जो भी है हमारी ज़रूरत, उसको पूरा करते हुए जो कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम कुछ बचा करके रखें। जो भी हम डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें, वनों को काट रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमें अगर मिल रहा है तो उसको पूरा हम खर्च कर दें। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें हम कर दें, नहीं, उन चीज़ों को बचा के भी रखना है। ठीक है, कि आगे की जो हमारी पीढ़ी आ रही है तो उनको भी इसका लाभ मिले और इनकी ज़रूरत जो भी चीज़ें हैं उनको भी ये चीज़ें मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें मिल गया तो पूरा हम उसको ख़त्म कर दें। इसका मतलब होता है सतत विकास या संपोषण या विकास। भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार घोषणा पत्र। देखिए, भोजन, काम और उत्पादन, इसका नारा जो है कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो इसका नारा दिया गया आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ए ऑप्शन आपका सही है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा। ये जो है कि अभी हमने बताया कि ये 1985 से 90 तक जो है थी, इसका कार्यकाल था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है कि आपका 1974 से 79 तक था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी अंध महासागर में, पश्चिमी यूरोप के निकट, सहारा मरुस्थल के निकट। देखिए, सारगैसो सागर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए, यहाँ पर जो है ना कि जल जो है कि बहुत स्थिर रहता है सारगैसो सागर में, और यहाँ पे सारगैसम घास की अधिकता पाई जाती है। इसके कारण जो है कि इसका नाम जो है कि सारगैसो सागर पड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा कौन सा है? ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, सुंदरबन। देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा है, तो ये है आपका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि आपका बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर ये स्थित है सुंदरबन डेल्टा। इसलिए जो है कि इसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर ये स्थित है। इसका विस्तार जो है कि भारत के साथ साथ भारत और बांग्लादेश में है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? जयप्रकाश नारायण, अशफाक उल्लाह खां, अरुणा असफ अली, उषा मेहता। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो इसका प्रसारण जो है कि उषा मेहता के द्वारा किया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कि अपने सहयोगियों के साथ इन्होंने बम्बई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था इन्होंने, उषा मेहता ने। डी ऑप्शन आपका सही है। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, उधम सिंह। देखिए, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा जो स्थापित किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम जो है कि बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो ये जो है कि किया था किसने? ये चंद्रशेखर आज़ाद ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। किसके किसके द्वारा मिलकर किया गया था? तो ये जो है कि आपका सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, इन क्रांतिकारियों के द्वारा जो है कि इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, लेकिन 1928 ईस्वी में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, ये जो है कि 1928 में था 10 दिसंबर को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदला गया। क्या किया गया इसका नाम? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद
के द्वारा किया गया ये। हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। देखिए हंटर आयोग जो है कि ये प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। हंटर कमीशन का गठन जो है कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कब? तो 1882 ईस्वी में। और ये प्राथमिक शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? रस बिहारी बोस, बिपिन चंद्रपाल, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। देखिए 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। देखिए अभिनव भारत ये जो है ना, ये जो है कि एक क्रांतिकारी संस्था थी और इसे जो है कि बीडी सावरकर जी थे, जो विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने 1904 ईस्वी में मित्र मेला के नाम से इसको स्थापित किया था। पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला। ठीक है, और बाद में चल कर के जो है कि आगे चल कर के इसको अभिनव भारत नाम दिया गया। ठीक है, पहले जो है कि ये मित्र मेला के नाम से स्थापित किया गया था, बाद में चल कर के अभिनव भारत बना दिया गया इसको, इस नाम चेंज करके। ठीक है, इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रहमतुल्लाह सयानी। देखिए इंडिया लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो राजनीतिक संगठन है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केवल 2। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए इन्होंने क्या किया कि 1885 ईस्वी में और 1902 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, देखिए ये जो है कि 1921 से 23 तक ये जो है कि बंगाल सरकार में मंत्री भी रहे और इनकी एक बहुत फेमस बुक है ए नेशन इन द मेकिंग, इसके जो है कि ये लेखक भी थे। ए नेशन इन द मेकिंग बुक के भी ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कि लेखक भी थे। ठीक है, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरैल वन जो कि 1984-85 में स्थापित किया गया कहाँ है? हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, गंगटोक में। देखिए लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जो है कि कुकरैल वन, ये 1984-85 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे? तो ये है आपका लखनऊ में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यहाँ पे जो कि मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ, इनका ये अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना जो है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग और भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा सहयोग से किया गया था कुकरैल वन का। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, कहाँ मतलब कब इसकी स्थापना की गई थी? 13 जुलाई 1972, 13 जुलाई 1976, 13 जुलाई 1982, 14 सितंबर 1986। देखिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 13 जुलाई 1982 को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 नवंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि आपका 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे मनाने की घोषणा की गई। 16 सितंबर ही वो दिन क्यों चूज किया गया? तो इसलिए किया गया कि ये जो है कि 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो है कि ओजोन क्षरण से मतलब ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। ठीक है, ये जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें जो है कि ये बोला गया है कि ओजोन के अवक्षय करने वाले जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके
ओजोन परत को बचाया जाए। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला गया है इस संधि में। ठीक है, तो ये 16 सितंबर को पर ईयर मनाया जाता है। देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है। सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर, हापुड़। सर्वाधिक प्रदेशों से स्पर्श करता है तो वो है आपका सोनभद्र। किससे किससे स्पर्श करता है? एमपी से स्पर्श करता है, फिर छत्तीसगढ़ से ये स्पर्श करता है, बिहार से करता है और झारखंड से करता है। मतलब कि टोटल 4 स्टेट से ये स्पर्श करता है सोनभद्र, जो है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। लाल पंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1993 में, 1994 में, 1996 में, 1998 में। तो लाल पांडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारी जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।